हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र जो पार्ट है उसका दूसरा अगला जो पार्ट है अपना वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। 4 अंक वाले इस पार्ट में हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है परंतु हम डायरेक्टली 4 क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें से इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये 4 मार्क का जो पार्ट है इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है वो मौखिक रूप से बताना चाहूँगा, उसके बाद के प्रश्न हम लिखित में लेंगे क्योंकि ये उन 4 में नहीं है शामिल। 1947 में देश की आज़ादी के समय भारत की आर्थिक जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। आज़ाद जो स्वतंत्र भारत था वो आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से क्षत विक्षत हो गया था। यहाँ पर भयंकर गरीबी थी, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही खराब थी, प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय एकदम नामात्र की थी, अर्थात भारत एकदम पूर्ण रूप से तहस नहस हो गया था। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के पश्चात 1950-1951 में भारत में नियोजन का मार्ग अपनाया, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। तो 1951 से लेकर 1990 तक भारत ने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जो अपना मार्ग तय किया, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था है वो बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। मात्र 3.5% वार्षिक विकास दर के हिसाब से, परंतु 1990 के पश्चात जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसने वैश्वीकरण या उदारीकरण का मार्ग अपनाया। तो भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1990 जुलाई 1990-91 में भारत ने की और उसके पश्चात भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी मिश्रित से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ उन्मुक्त हुई। तो इस तरह हम देखेंगे इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका पहला बिंदु बनता है यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में कमी होना या न्यून राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का होना। फिर गरीबी है, बेरोजगारी है, पिछड़ी जो तकनीकी है, इसके अलावा जननांगीय कारण है, जीवन की निम्न गुणवत्ता है। ऐसे बिंदु हैं, उनसे हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। जो प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया, तो जो पिछली बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है उसको मौखिक रूप से देखें तो क्या देखा कि भारत में यानी जो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय अति न्यून है, पहला बिंदु बनता है। फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में गरीबी की समस्या, भारत के लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी यानी न्यून है। अब इसके बाद में अगला बिंदु हम बढ़ाते हैं तो जननांगीय कारण आ जाते हैं, पिछड़ी हुई तकनीकी आ जाती है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता आ जाती है। तो ये सभी बिंदु ये यानी संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था थी, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। परंतु आज हमारा जो प्रश्न जो हम हल कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद करते हैं परीक्षा में के हिसाब से, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस कथन को स्पष्ट करो। ऐसा अगर प्रश्न आपके आता है तो हमें ये बिंदु हमें लिखना होगा। इसका पहला बिंदु लिखते हैं प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि।
देखो बालको, पहला बिंदु बन जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, या भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, स्पष्ट करो या कथन के पक्ष में तर्क दो। तो पहला बिंदु क्या बनेगा अपने कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, सतत वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 1950 से लेकर 1980 तक भारतीय जो विकास दर वो 3.5 रही, परंतु 1980 से 90 के बीच में 5% वृद्धि रही। तो देखेंगे, हम वृद्धि को देखते हैं 1950 से 1980 विकास दर होगी 3.5%। फिर अगला बिंदु आता है 1980 से 1990 हो गई है 5% वृद्धि, 5% वृद्धि। और फिर देखते हैं 1990 से 2011 मान लो आप, इसमें आप क्या लिख सकते हो, 6.8% वृद्धि। इसमें थोड़ा अंतर और आ जाता है 2007 से 2012 यानी पंचवर्षीय योजना वालों को पिछले नियोजन वाले पाठ का मैटर है, 8% विकास दर रही है। यह सबसे ज्यादा विकास दर वाला टाइम था। तो ये सारे आंकड़े इस बात का संकेत करते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये जो वृद्धि है उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत की जो विकास दर है वह लगातार बढ़ती गई। अब आप प्रति व्यक्ति आय के बारे में देख सकते हो कि प्रति व्यक्ति आय है वह बहुत न्यून थी, परंतु 1990 के दशक के पश्चात लगातार प्रति व्यक्ति आय है वह बढ़ती गई, 5% से अधिक प्रति वर्ष इसमें क्या होती गई, वृद्धि होती गई। तो पहला बिंदु हमारा पूरा हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है, तो प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में क्या हुई है, सतत वृद्धि हुई है। अगला बिंदु अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या हुआ है, परिवर्तन। दूसरा नंबर बिंदु आ गया अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। भाई इस बात को समझो। हमने पिछले पाठ में देखा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। तीनों क्षेत्र जो हैं उनमें से प्राथमिक क्षेत्र है वो हर देश के विकास की आरंभिक अवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, परंतु जो विकास होता है त्यों जो देश की राष्ट्रीय आय है या शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या होती जाती है, घटती जाती है। आजादी के टाइम देश की जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में 50% योगदान था किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। परंतु धीमे धीमे भारत में 2015-16 तक आते आते प्राथमिक क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 15% योगदान ही रह गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को इंगित करता है। अगली बात हम देखें कि द्वितीय क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और 2015-16 तक देश की कुल जीडीपी या राष्ट्रीय आय में उसका योगदान 1/4 तक चला गया। हालांकि औद्योगिक राष्ट्रों की भांति द्वितीय क्षेत्र है और रोजगार नहीं दे पाया, इस कारण भारत में बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी का प्रधान कारण है कि द्वितीय क्षेत्र द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया गया जितनी आवश्यकता थी उतना। परंतु अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ती गई। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें 60% योगदान अकेले कौन से क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। आंकड़ों को आप अगर बोर्ड पर देखना चाहें तो देखो, सबसे पहले हो गया प्राथमिक क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, उसकी हिस्सेदारी 1950 आजादी के समय कितनी प्रतिशत थी, 50%। 2015 तक आते आते इसकी हिस्सेदारी घटकर कितनी होगी भाई, मात्र 15% रहा है योगदान। तो 1950 से 2015 यानी विगत 65 वर्षों में अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से जो राष्ट्रीय आय मिल रही थी वो काफी कम हो गई
और ये किसी भी राष्ट्र के विकास का द्योतक है। अब देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र है वो यहाँ पर 2015 तक आते आते कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया। और जो अपना क्षेत्र है कौन सा, तृतीय, जिसको हमने पिछले में क्या नाम दिया था, सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया और 60% हो गया भाई। तो ये देख लो 60, 25, 15 यानी 100। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में, यानी ये जो देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, त्यों त्यों इसमें क्या होता गया, बदलाव होता गया। तो संरचना में हुए परिवर्तन के बारे में आप लोगों ने ये जो समझा है। इसके बाद में हमारा है, यानी अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार। आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना, ये 3 नंबर बिंदु था। ये तो हो गया अर्थव्यवस्था। फिर आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में बदलाव या सुधार। यहां आपको समझना होगा कि देश की आजादी के पश्चात बड़ी तेजी से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आया। विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं बिजली उत्पादन है 1950 की बाद में 2015 तक विगत 65 वर्षों में 100 गुना बढ़ गया। जितनी बिजली यानी विद्युत, आधार संरचना में पहला बिंदु क्या लेंगे अपने, विद्युत। तो विद्युत का जो उत्पादन है वो विगत 65 वर्षों में कितना गुना हो गया भाई, 100 गुना बढ़ गया। इसके बाद में अपने बात करें सड़कों की, तो सड़कों में आजादी के टाइम यानी 1950 में सड़कों की लंबाई थी 4 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की बात चल रही है यहाँ पर। 4 लाख किलोमीटर जो सड़कें थी, किमी जो सड़कें थी, 2014-15 तक आते आते ये 50 लाख पहुंच गई भाई। 50 लाख किलोमीटर बढ़ गई। तो विद्युत उत्पादन 100 गुना हो गया और सड़कों की जो लंबाई है वो बढ़ गई। साक्षरता की बात करें अपने, तो देख लो भाई 1950-51 में भारत में मात्र 5.5% लोग पढ़े लिखे थे भाई। ये सोचने योग्य बात है। कई गांव में पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता था। यानी 1950 में साक्षरता की दर कितने प्रतिशत थी, 5.5% थी। यह बढ़कर 2011 की जनगणना, कौन सी, 2011 की जो जनगणना है उसमें ये 76% हो गई भाई। 76.4% साक्षरता हो गई। तो भारत की जो हर प्रकार का जो विकास का कार्य है वो बड़ी तेजी से है, यानी पिछले वर्षों में लगातार बढ़ता गया भाई। तो फिर है व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन हो गया, चौथा पॉइंट। तो ये तो हर पॉइंट में बिंदु आपको बनाकर लिखने हैं। एक प्रश्न हमारा पूरा होता हुआ व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन। हालांकि ये संरचना वाले में आता है, परंतु पॉइंट 4 करने पड़ेंगे हमें। व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन, ऐसे 5वां पॉइंट और बना सकते हैं। बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र। देखो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 नंबर के प्रश्न में 5 पॉइंट लिखकर अगर बालक वर्णन करता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो व्यवसायों में क्या हो गया, संरचना में परिवर्तन हो गया।
जो भी कृषि पर निर्भरता थी वो कम हो गई, औद्योगिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है वो बढ़ता गया। तो इस प्रकार का ये हमारा प्रश्न था। एक प्रश्न पूरा हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, और इसमें 4 बिंदु बनाने, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण के बारे में। विद्यार्थीगण ध्यान दें, वैश्वीकरण में हम जो भी पढ़ेंगे प्रश्न अपना वैश्वीकरण है। सबसे पहले इसकी क्या कहते हैं, परिभाषा। परिभाषा मान लो, अर्थ मान लो, अर्थ और परिभाषा में मूलभूत अंतर होता है, फिर भी देख लेते हैं। वैश्वीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार जोड़ना है जिससे पूंजी, तकनीकी, सेवाओं, वस्तुओं, श्रम आदि का मुक्त आवागमन संभव हो सके। देखो आप लिखित में देख सकते हो, परिभाषा में क्या लिखोगे, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार जोड़ना है कि जिससे 3-4 चीजें लिख देते हैं। देखो आगे प्रश्न में अभी आएगा पॉइंट, पूंजी, श्रम, तकनीकी व सेवाओं का मुक्त, बिना बाधा के, मुक्त का मतलब बिना बाधा के आवागमन संभव हो सके। परिभाषा से सारे अगले बिंदु निकलने हैं। अब देखेंगे वैश्वीकरण के आयाम। आयाम का तो दूसरा प्रश्न आ जाए तो क्या हो जाता है, प्रवाह। प्रवाह यानी बहना, किन किन का प्रवाह है। तो देखो सबसे पहले वैश्वीकरण के आयाम लिखो, ऐसा आपके प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, आयाम में क्या लिखेंगे या प्रवाह में क्या लिखेंगे। बहुत इजी बात मैं आपको बता रहा हूं, पूंजी, श्रम, तकनीकी, सेवाएं। ज्ञान भी लिख सकते हो भाई, क्या क्या लिखते रहोगे, संस्कृति भी लिख सकते हो, यह तो बड़े मैटर की बात है। किन किन वस्तुओं का आवागमन हुआ वैश्वीकरण के कारण। कहने का मतलब 1990 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विदेशों से जुड़ी हुई नहीं थी, यानी विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही क्या है, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण में हर देश अपने उत्पाद है वो दूसरे देश में बेच सकता है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण में एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से इस प्रकार जोड़ना है कि जिससे पूंजी, श्रम, तकनीकी और सेवाओं का मुक्त आवागमन संभव हो सके। देखो अगर ये आप प्रश्न देख रहे हो तो आयाम या प्रवाह इस परिभाषा से मिल रहे हैं आपको। ये परिभाषा हमें काफी अनेकों प्रश्नों के सवालों का जवाब देगी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसमें ही वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण। देखो ये कैसे संभव हुआ, बनाने वाले कारण या कारक। बहुत इजी प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला वो कौन सा कारण था जिससे वैश्वीकरण संभव हो पाया। नंबर 1 है, सभी बच्चे समझ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी।
सूचना प्रौद्योगिकी जो है उससे बड़ी तेजी से संचारों का समाचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें आप इंटरनेट है, ईमेल है, ई बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ये सभी इसमें आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। और 2 नंबर आप देते हो तो तीव्र परिवहन के साधन। क्या? तीव्र परिवहन के साधन। बस आपको कोई भी कभी भी आपके प्रश्न आ जाए कि वैश्वीकरण किन कारणों से संभव हो पाया, तो आपको उत्तर देना है सूचना प्रौद्योगिकी, और 2 नंबर पर उत्तर क्या देना है? तीव्र परिवहन के साधन। इनके माध्यम से यानी वैश्वीकरण संभव हुआ। और उसके आयाम अगर पूछे तो आप पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, तकनीकी का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, ज्ञान और संस्कृति का प्रवाह है। अब हमारा वैश्वीकरण से संबंधित अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। बहुत बढ़िया आसान सा बिंदु हम देख रहे हैं, 3-3, 4-4 बिंदु इसमें बढ़ाएंगे। यानी वैश्वीकरण से कुछ हमें लाभ भी हुए, कुछ हमें हानियां भी हुई। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वैश्वीकरण है के लाभ। अब आपको जो लाभ है वो क्या है? गुण है। और जो लाभ और गुण है उसको आप क्या कह सकते हैं? पक्ष में तर्क। ये प्रश्न सदा से आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। प्रश्न में चाहे लाभ पूछे, चाहे गुण पूछे, चाहे पक्ष में तर्क पूछे, एक ही चीज। या फिर यहां पर नंबर फर्स्ट देते हैं वैश्वीकरण से वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं, जो वस्तुओं को कहां में लेता है? उपभोक्ता है। हम उपभोक्ता हैं सभी। उपभोक्ता पाठ आगे आएगा, अधिक बात करेंगे उस पर। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलने लगी है भाई। अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होने लगी है। अब दूसरे बिंदु पर लिखते हैं वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। अब विदेशी निवेश किसे कहते हैं? कोई भी देश है, दूसरा देश अपने देश में कोई भी अपनी इकाई स्थापित करे, अपना कारखाना स्थापित करे, उसे यदि औद्योगिक उद्देश्य के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र अगर धन को लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? निवेश करना। तो वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी दूसरे देशों की औद्योगिक इकाइयां, कंपनियां यहां पर स्थापित हुई हैं। नंबर 3, वैश्वीकरण के कारण भारतीय जो भी कंपनियां हैं की प्रतिस्पर्धा वह गुणवत्ता में वृद्धि हुई है भाई। अब दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वह बेहतरीन उत्पाद है वो मार्केट में उपलब्ध करा रही हैं। इनको देखकर भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए सामान की गुणवत्ता में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 4 नंबर पर लिख देते हैं इससे विभिन्न जो देश हैं या विभिन्न देशों
के मध्य आर्थिक निर्भरता बोल सकते हैं। निर्भरता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई। ये तो हो गए वालों इसके गुण या फिर लाभ या पक्ष में तर्क, समझ गए होंगे। वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होने लगी हैं। वैश्वीकरण जब नहीं था तो एक ही कंपनी एक ही जैसी वस्तुएं बनाती थी, उपभोक्ता चयन नहीं कर पाता था। अगर एक ही कंपनी एक ही जैसी वस्तुएं बनाने में एकाधिकार है तो वह उपभोक्ताओं को शोषण करेगी। परंतु जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण का मार्ग अपनाया तो विश्व भर की कंपनियों ने एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाए, जिससे उपभोक्ता चयन करने लगे वस्तुओं का। और जब कंपनी में आपस में क्या हुई, प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा जब उत्पन्न हुई तो इससे क्या हुआ कि वस्तुओं की कीमतें भी कम हुई और विश्व के विभिन्न देशों की कंपनियों ने अपने जो भी उत्पाद हैं उनको ज्यादा आकर्षक, ज्यादा लुभावना बनाया। तो कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं वो उपभोक्ताओं को प्राप्त होने लगी हैं भाई। अब देखो वैश्वीकरण का और लाभ लिखो तो वस्तु की लागत में भी क्या आई है, कमी आई है। क्योंकि जो लागत है वो कम होगी तभी कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगी। जैसे कि आप जानते हो कि विश्व में चाइना देश है और बड़ी तेजी से यानी औद्योगिकरण के क्षेत्र में या वैश्वीकरण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास इस देश ने किया। तो इसके विकास का कारण एकमात्र था कि वस्तुओं के निर्माण में इस देश ने लागत बहुत कम की। यहाँ पर है, अब हम तीनों को ही बदल देते हैं। लाभ के स्थान पर हानि, गुण के स्थान पर दोष और पक्ष के स्थान पर विपक्ष में तर्क देख लेते हैं। तो देखेंगे वैश्वीकरण की हानि, दोष और विपक्ष में तर्क। देखो भाई बालकों, विपक्ष में तर्क बहुत है। सबसे पहले लिखते हैं वैश्वीकरण के कारण आय की असमानता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आय की असमानता में वैश्वीकरण के कारण आय की असमानता में वृद्धि हुई है। यानी गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर हुए हैं। किस कारण हुए हैं, वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण का लाभ सभी को समान नहीं मिला। समाज का एक वर्ग है जो पहले से आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी, वो और अधिक अमीर बनते गए, जबकि जो गरीब थे वो और अधिक गरीब बनते गए। अर्थात जो आर्थिक जो असमानता थी वो बढ़ती गई। नंबर 2, वैश्वीकरण से उपजी प्रतिस्पर्धा, यानी होड़ भाई। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, होड़ होता है। से छोटे उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, उद्योग बंद हो गए। बंद हो गए और उनमें लगे हुए लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। क्या हो गई, बेरोजगार। बेरोजगार हो गए, सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये हुई। फिर क्या हुआ बालकों, अगला बिंदु लिखते हैं, इससे भारतीय धन का क्या हुआ, इसका संवाद लगातार। अब यहाँ पर हम एक प्रश्न और देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ऐसी कंपनी जो एक साथ एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आप कितनी कंपनी के नाम गिना सकते हो, जैसे आप नाम सुनते हो मारुति सुजुकी, जापान की कंपनी है, वाहन बनाती है। आप वाहन कंपनी, अनेक वाहन कंपनियां जिसमें आप होंडा का नाम ले सकते हो, आप हुंडई का नाम ले सकते हो, आप यहाँ पर टोयोटा का नाम ले सकते हो, आप फोर्ड का नाम ले सकते हो। तो ये सभी विदेशी कंपनियां हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक
से अधिक देशों में अपना कारोबार चलाती है। अब आप और देख सकते हो, पेन बनाने वाली कंपनी में आपने रेनॉल्ड नाम सुना है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में आपने सोनी का नाम सुना है, आपने सैमसंग का नाम सुना है, आपने एलजी का नाम सुना है। ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आप अगर नाम जानना चाहो तो एक महिंद्रा है, एक टाटा है, यानी अशोका लीलैंड है, तो डाबर है, पंतजलि है। तो ये सभी भारत की यानी अग्रणी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अनेकों देशों में अपना सामान बेचती हैं। तो भारत में तो बहुत ही कम बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, परंतु विदेशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इन्होंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे। इसका लाभ ज्यादा किनको हुआ, विदेशों को। तो भारतीय धन का क्या हुआ भाई, निष्कासन हुआ है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो लाभ के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं और इनका हित अपने मूल देश का हित ही है। चौथे बिंदु में अगर हम देखना चाहें तो बालकगण ध्यान देंगे कि जो चौथा बिंदु अपना है वो क्या होगा, यानी पर्यावरण का प्रदूषण होता है। ये लिख दो, समस्या है पर्यावरण प्रदूषण है में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। 4 बिंदु थे हमारे, और इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आपको मैंने ये बताना चाहा है कि इसके हिसाब से हमारे मतलब भारत में जो वैश्वीकरण है इसका ये नुकसान है, ये फायदा है, ये वैश्वीकरण की परिभाषा है। और वैश्वीकरण की परिभाषा के बाद में हमने देखा कि वैश्वीकरण के आयाम या प्रभाव देखे, वैश्वीकरण को संभावना कारण देखे, और ये जो वैश्वीकरण का मार्ग भारत ने कब अपनाया है ये मैंने आपको बता दिया, जुलाई 1951 में। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है क्या, उदारीकरण। वैश्वीकरण जैसा ही नाम है क्या, उदारीकरण। ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि सीमित समय में हमें एक 4 नंबर का प्रश्न पूरा करना है। 4 नंबर आपके पूरे बने, इसके लिए मैं क्या हूं, प्रयासरत हूं। तो क्या लिखना पड़ता है, उदारीकरण में आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में, आर्थिक क्षेत्र व आर्थिक जो क्या है नीतियां, जो नीतियां जो बनाते हैं अपने नीतियों में सरकारी जो सरकार जो काम कर रही है, सरकारी जो बाधाएं हैं, बाधाओं को समाप्त करना, बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को क्या करना, को सरल करना है। सरल बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है भाई। ये तो परिभाषा, देखो पूरी बड़ी परिभाषा मैंने आपको बताई कि आर्थिक क्षेत्रों और आर्थिक नीतियों में सरकारी बाधाओं को क्या किया जाए, समाप्त। सरकार बड़ी बड़ी बाधाएं लगाती है, लाइसेंस लेना पड़ता था, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कर ज्यादा थे, टैक्स ज्यादा थे, उन नियंत्रणों को क्या किया, समाप्त किया। और इन नियंत्रणों को समाप्त करते हुए आर्थिक नीति में सरकारी बाधाओं को समाप्त किया गया और अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाएं हैं उनको क्या कर दिया भाई, सरल कर दिया। इससे उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी, लोग इसमें क्या हुए, इच्छुक हुए, यानी औद्योगिक क्षेत्र में। अब क्या है, इनकी कार्य प्रणाली के बारे में हम चर्चा करें तो देखो उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ये देखो मैं मौखिक रूप से आपको बोल रहा हूं और आपको सुनना है, और वीडियो को बार बार आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करके आपको इसको करना है कि उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप
भारतीय अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। इससे सरकारी हस्तक्षेप में क्या आ गई है कमी, अब सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, हस्तक्षेप को क्या बोलते हैं, दखल अंदाजी नहीं कर रही है, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था जो मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर क्या हो गई है, उन्मुख हो गई है। तो उदारीकरण से जो अर्थव्यवस्था है उसकी संरचनात्मक जो मजबूती थी या दृढ़ता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अतः आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रिया को सरल बनाने की प्रक्रिया क्या, उदारीकरण। ये 4 नंबर का प्रश्न हो गया। देखो ये परिभाषा है, कार्य प्रणाली के आगे आप ये परिभाषा लिख दो। अतः है मतलब आर्थिक क्षेत्र एवं आर्थिक नीति में सरकारी बाधाओं को समाप्त करते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। 4 नंबर पक्के हो गए। अब उदारीकरण के बाद में छोटा सा एक प्रश्न है निजीकरण। देखो मैं आपको निजीकरण के बारे में, निजीकरण का उन 4 में शामिल नहीं है, 3 में 4 में तो ये उदारीकरण शामिल था। निजीकरण को मौखिक रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना जो निजीकरण है, जैसा कि इसका नाम है, नाम के हिसाब से ही यानी क्या है इसका अर्थ है निजीकरण। थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई लोगों, निजीकरण क्या चीज है। निजीकरण में निजी क्षेत्र या निजीकरण के अंदर वो क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिनका नियंत्रण, स्वामित्व एवं प्रबंध निजी लोगों द्वारा किया जाता है, निजीकरण कहलाता है। देश की आजादी के समय बहुत कम उद्योग थे वो निजी क्षेत्र में थे, ज्यादातर उद्योग वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही शामिल थे। परंतु आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो ही उदारीकरण का या वैश्वीकरण का मार्ग अपनाया तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम थे उन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जो सरकार का अंश था वो निजी लोगों को स्थानांतरित करना, ये क्या है, निजीकरण है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं का क्या करना, तरलीकरण करना, ये क्या है, निजीकरण है। और निजी क्षेत्र जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने अपने जो नियम थे उससे सरल किया गया। और इससे क्या उत्पन्न हुआ, एक तरह का जो राजकोषीय अनुशासन उत्पन्न हुआ। देखो एक प्रश्न चलता है इस पाठ में, राजकोषीय अनुशासन क्या होता है कि सरकारी जो क्षेत्र है उसमें घाटे एवं कर्ज से उसको उबारना क्या कहलाता है, राजकोषीय अनुशासन। तो राजकोषीय जो अनुशासन है वो निजी क्षेत्र के कारण ही संपन्न हुआ है। तो ये छोटा सा आपका प्रश्न था निजी क्षेत्र से संबंधित। तो एक बार दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र है या सहकारी क्षेत्र है में से सरकार द्वारा अपने अंशों को निजी क्षेत्र के हाथों बेच देना, कुछ प्रतिशत बेच देना या पूर्ण रूप से बेच देना क्या कहलाता है भाई, निजीकरण कहलाता है। निजीकरण के अंतर्गत है वो अर्थव्यवस्था का तरलीकरण होता है और इससे राजकोषीय जो अनुशासन है वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार था ये अपना निजीकरण। और निजीकरण के बाद में हम अंतिम अपने बिंदु के रूप में पढ़ेंगे और वो होगा कौशल विकास। क्या नाम होगा, मोस्ट प्रश्न है कौशल विकास। ये हाल ही का एक नया आयाम है। तो आप लोगों को समझना होगा कि भारत सरकार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो कौशल विकास है वो चालू किया गया है। तो किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से, परिभाषा देखो, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता, संपन्न करने की योग्यता और क्षमता, कौशल विकास, क्षमता कौशल विकास कहलाती है भाई, कौशल विकास से कहलाती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौशल विकास में किसी भी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता क्या है, कौशल विकास से कहलाती है।
अब देखो इसका महत्व है। सबसे पहला अच्छा प्रश्न बन जाता है कि कौशल विकास का क्या महत्व देखना भाई। महत्व का अच्छा प्रश्न बनता है कि कौशल विकास का क्या महत्व है। तो पहला कौशल विकास का महत्व वो क्या है? कौशल विकास से मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में बदला जाता है। कौशल विकास से मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में बदला जाता है। पूंजी में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है भाई। चार महत्व के बिंदु हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला हो गया कि कौशल विकास से मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में बदला जाता है। फिर है कौशल विकास से श्रम की उत्पादकता में क्या हुई है? वृद्धि। कौशल विकास से श्रम या श्रमिक एक ही बात है, श्रम की उत्पादन क्षमता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बढ़िया प्रश्न है भाई। पहले जितना श्रमिक काम करता था, जब उसे कौशल मिल गया, वह किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने लग गया, उसकी क्षमता और योग्यता में वृद्धि होगी। तो कौशल विकास से श्रम की उत्पादन क्षमता में क्या हुई? वृद्धि हुई। नंबर 3 बिंदु है कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता। कौशल विकास से व्यक्ति की जो योग्यता थी वो बढ़ गई अभी। योग्यता के साथ साथ उत्पादन क्षमता भी होगी। योग्यता, उत्पादन क्षमता, जीवन की गुणवत्ता व जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई अभी में क्या होगी? वृद्धि हो गई। अब नंबर 4 बिंदु लिखते हैं। तो इसमें है कौशल की उपलब्धता, श्रम के लाभ। कौशल की उपलब्धता, श्रम के लाभ, श्रम के लाभ के साथ उत्पादन तथा कल्याण, उत्पादन तथा कल्याण का मूल्यवान निर्धारक है भाई। देखो इनको तो आपको रखना पड़ेगा। बिंदु हमारे 4 थे। कौशल विकास से मानवीय जो संसाधन था वो किस में बदल गए? मानव पूंजी में बदल गए। नंबर 2 कौशल विकास से श्रम की उत्पादन क्षमता में क्या हुई है? वृद्धि। फिर कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादन क्षमता व जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। कौशल जब उपलब्ध होगा तो श्रम का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो उत्पादन तथा कल्याण का है वो मूल्यवान निर्धारण हो गया है। तो ये था कौशल विकास। अब कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, बेहतर प्रश्न होगा हमारे यहाँ पर है सरकार ने क्या प्रयास किया। तो 3 बिंदु में हम पूरा करेंगे। कौशल विकास ये भी ताजा ही मसला है, जिस प्रकार हमने पिछले में देखा है। पिछला प्रश्न जो हमारा था, हमारे नीति आयोग के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है। तो हमारे कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, सरकार द्वारा किए गए प्रयास, यह अच्छा बिंदु, लास्ट बिंदु इस टॉपिक का, इस पाठ का अंतिम बिंदु है। तो इसमें कौशल विकास सरकार द्वारा उठाए गए कदम या सरकार द्वारा किए गए प्रयास एक ही बात है। पहला बिंदु राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम,
या आप पहले से जान रहे हो, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना आपने पहले पढ़ी है कि 15 जुलाई 2015। छोटा प्रश्न रहता है, बड़े में भी लिखना पड़ता है, सन का बड़ा महत्व है। 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन की क्या की स्थापना की है भाई। पहला कदम तो ये है भाई, स्थापना की है। किसने? भारत सरकार ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य है। जो लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसका ध्येय है, इसका ध्येय का मतलब उद्देश्य, ध्येय का मतलब क्या है? उद्देश्य। कौशल प्राप्त करने वाले जो भी प्रशिक्षार्थी हैं, प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से कुशल भारत का सपना साकार करना है भाई। यह है कौशल विकास मिशन की स्थापना। और उसके बाद में दो है कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना में। बेटर क्वेश्चन है, बेटर बिंदु है। बिंदु नंबर 2 होगा। पहला तो हो गया कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें हमने क्या देखा था? 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास मिशन की स्थापना है। उद्देश्य क्या है? जो भी प्रशिक्षार्थी यानी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था, उन प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से कुशल भारत का क्या करना? निर्माण करना था। अब 2 नंबर बिंदु कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास तथा उद्यमिता, उद्यम का मतलब यह उद्योग में, उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना। भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है की स्थापना, साथ ही स्थापना कर दी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लिखना है कि भारत ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना है वो 2015 में ही कर दी। फिर अगला है प्रधानमंत्री कौशल योजना। एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल योजना। इस योजना के तहत कई लाख लोगों को क्या मिल गया है? रोजगार मिल गया है। और ये योजना है वो प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम मुद्रा और साख वाला पाठ पढ़ेंगे। बड़ा आसान सा 4 नंबर का पाठ होगा। इस पाठ को हमने मात्र 4 प्रश्नों में बांटा है। उम्मीद नहीं, 100% आशा करता हूं कि इन 4 प्रश्न, कौन से 4 प्रश्न? सबसे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है स्पष्ट करो, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था कथन को स्पष्ट करो, ऐसा प्रश्न आता है। 2 नंबर पर हमारा था वैश्वीकरण। 100% अच्छा प्रश्न है। वैश्वीकरण के बाद का हमारा प्रश्न था उदारीकरण। उदारीकरण की परिभाषा और उदारीकरण की कार्य प्रणाली। तो देखो, दोनों को संयुक्त रूप से करने पर 4 नंबर का प्रश्न हो जाता है। बीच में छोटा सा अपना निजीकरण आया और बाद में सबसे मोस्टली बात हमारे क्या आई है, यानी कौशल विकास के बारे में आई है। तो विद्यार्थीगण ध्यान दें, इन 4 प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से पढ़ें। और आगामी वीडियो है हमारा जस्ट अगले दिन तैयार मिलेगा, फिर आपकी वापस गणित स्टार्ट होगी। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें
और वीडियो की जो लिंक ग्रीन अक्षरों में होती है उस पर लिंक को आप टच करेंगे तो आपके रेड अक्षरों में एक नाम आएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब है अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में इसे बोलते हैं सदस्यता लेना। तो चैनल की सदस्यता लेने के लिए आप सब्सक्राइब को दबाएं। सब्सक्राइब को जो ही आप दबाओगे तो बेल आइकन आएगा, यानी एक घंटी का निशान आएगा। तो घंटी का निशान है वो दबाने पर ऑल नाम आए तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको आने वाला प्रत्येक वीडियो है वो तुरंत आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।